नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र। बिहार पंचायत चुनाव का आम चुनाव का अभी काफ़ी जुनून पे चल रहा है। हर प्रत्याशी अब वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो सामाजिक ताना बाना बुनते हुए और सामाजिक कार्यों में पहले से रहते हुए आज मुखिया पद से लेकर के सरपंच पद तक पाने की ललायत हैं। उन्हीं में से एक है कुचायकोट प्रखंड के काला मटहनिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी काजल सिंह के प्रतिनिधि मुकेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इनके बारे में मैं आपसे 2 लाइन बताना चाहूँगा कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कई सामूहिक कन्याओं का शादी कराया है और यहाँ तक कि जात बिरादरी से ऊपर उठकर मुस्लिम महिलाओं की भी शादी, मुस्लिम बच्चियों को भी शादी इन्होंने कराई है। यहाँ तक कि बाढ़ हो या फिर मेडिकल चेकअप हो, हर तरह से सामाजिक गतिविधि में हमेशा सक्रिय रहने वाला इंसान है। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर किन सोच के लेकर के, क्या समझ करके ये जनता के बीच में आए हैं और मुखिया बनने की होड़ में लगे हुए हैं। हम बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि आपने सामाजिक कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ के रहा है। अचानक से कैसे आया कि मुझे मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए या फिर मुझे किसी पद चाहिए कि मुझे सामाजिक ताना बाना बुनने में या सामाजिक कार्य करने में और ज़्यादा हिम्मत है? मैं प्रतिवर्ष सेवा भाव तो जुटा ही रहता है। हर वर्ष कंबल वितरण का कार्यक्रम या सामूहिक विवाह का कार्यक्रम या प्रतिवर्ष मेडिकल कैंप का कार्यक्रम मैं कराते रहता हूँ। अपने पंचायत के मतलब लगभग रोज तक अपनी सेवा पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये हम आपसे एक चीज़ पहले रोकना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में सामूहिक विवाह कराने का कई जात बिरादरी के, कई समाज के लोगों का कैसे मन में आया? मन में ऐसे आया क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे जब बड़ी हो जाती हैं तो उनके ऊपर एक बोझ सा समझ में आने लगता है। वैसे माता पिता कुछ सहयोग के तौर पे हमने सोचा क्यों ना उस बहन को अपना के उसको विधि विधान से उसको विदाई की जाए, ताकि उस परिवार पे जो बहन गार्जियन समझ रहे हैं जो बोझ है, उनके बोझ को हम लोग मतलब उसमें थोड़ा सा उठाने का काम किया है। अच्छा, ये ठंड के मौसम में मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि आप कंबल वगैरह भी वितरण करते हैं। जी, प्रतिवर्ष हम जनवरी में कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें विकलांग, विधवा, असहाय और निर्धन लोग उसमें हमारे सूची में अग्रणी रहते हैं। और एक कार्य मैं जब तक जीवित रहूँगा, माँ गंडा की कसम खा के आपसे बताना चाहते हैं, प्रतिवर्ष करते रहूँगा। या मुझे किसी पद की गरिमा मिले या नहीं मिले, मेरे से जितना हो सकता है मैं सदैव करते रहूँगा। देखा, इन्होंने बताया कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा सामूहिक विवाह वितरण सामाजिक कार्य में हमेशा व्यस्त रहूँगा। एक छोटा सा सवाल और है, आम लोग भी जानना चाहेंगे, आखिर अचानक आपको नेता बनने का शौक कैसे आ गया? मैं अभी भी नेता नहीं बनना चाहता। मैं सेवक के तौर पे ही अपने पंचायत में या पूरे ज़िले में काम करता हूँ और सेवक के रूप में ही रहना चाहता हूँ। मैं नेता मुझे राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरे पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि हैं वो टोटल के टोटल लोग करप्ट हैं। और कोई ठेकेदारी चलाता है, कोई रंगदारी करता है, कोई जमींदारी करता है, तो किसी का अलग अलग अपना गोरख धंधा है। तो उन सब जो व्यक्ति अगर खेती का काम करता है तो उसको खेती के बारे में जानकारी होती है, एक डॉक्टर को उसको मरीज के चेकअप के बारे में जानकारी होती है। तो जो व्यक्ति सेवा करता है उसको सेवा के बारे में जानकारी रहती है, या जो ठेकेदारी करेगा उसको ठेकेदारी के बारे में जानकारी रहेगी, या जो भी कालाबाजारी करेगा, गोरख धंधा करेगा या 2 नंबर का काम करेगा, वैसे लोग कभी भी जनता का सेवा नहीं कर सकते हैं। वो जनता का हाथ लूटने में ही माहिर रहेंगे। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी प्रत्याशी आज मैदान में हैं, चाहे वो किसी भी पंचायत के हैं, बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। मैं लगातार एपिसोड कर रहा हूं पंचायत चुनाव पे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिले और जो इस तरह की सामाजिक गतिविधि में शामिल रहते हैं। सामूहिक विवाह कराना हुआ, ठंड में कंबल वितरण हुआ, या फिर ये कहें कि मेडिकल कैंप लगाकर मेडिकल चेकअप कराना हुआ, इन सारे कार्यों में बहुत कम लोग जो है सो लीन हमें मिले हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप हमको ये बताइए कि आपको क्या लगता है क्षेत्र में किस तरह के विकास और होने चाहिए जो नहीं हो पाए? क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विकास हैं जो नहीं हो पाए हैं। जैसे जल की निकासी के लिए अभी नाला नहीं बन पाया है, बहुत सारे जगहों पे अभी PCC रोड का निर्माण नहीं हो पाया है,
बहुत सारे जगहों पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमारे यहाँ मतलब एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बियरा के सुदूर क्षेत्र से आते हैं, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मैं अपने पंचायत में 24 घंटा एम्बुलेंस की व्यवस्था करूं। और हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, तो शिक्षा के अभाव के लिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने पंचायत में एक पुस्तकालय का खोलने का काम करूंगा, जिससे युवा पीढ़ी उससे पढ़ के और आगे बढ़े। यही कोशिश रहेगी। जो यूथ को और महिलाओं को, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं, ज़मीन वगैरह नदी में कट गई है, जिसके कारण व्यवसाय और रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो उन लोगों को प्रशिक्षित करके उद्योग विभाग के द्वारा मैं कुछ रोजगार अपने पंचायत में लाना चाहता हूं, जिससे महिलाओं को कुछ रोजगार मिल जाए, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, पेंटिंग करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना। ऐसे छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग लगा के मैं अपने पंचायत के जितने भी आम जनता हैं जो रोजगार से अभी बहुत ज़्यादा बेहाल है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोगों के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास करूँ। बेशक जो है सो कि गोपालगंज जिले के लिए गंडक नदी का जो बाढ़ आना होता है वो काफ़ी दुखदाई होता है। पिछले साल करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे, जो बांध टूट गई थी, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बेशक जो इनकी सोच है कि जो बाढ़ से विस्थापित हो चुके हैं उनको स्थायी तौर पर लाना, उन्हें शिक्षा, और आज के तारीख में हर इंसान का मौलिक जो है ये आदमी का ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य, और इस पर ये काम करना चाहते हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी सोच को हम तारीफ कर सकते हैं। अब हम इनसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए, जो मुखिया बनने जा रही हैं, जिनकी आप प्रतिनिधि हैं काजल सिंह, कुछ उनके बारे में बताइए। जी, बहुत इंसान सौम्य और ईमानदार व्यक्तित्व की प्रत्याशी हैं, और मेरे बड़े भाई अरविंद सिंह बहुत ही सामाजिक आदमी थे। उनकी वो पत्नी है और मेरे से भी छोटी हैं उम्र में। उनके पास उनके परिवार के लोग बहुत ही राजनीति में सक्रिय हैं, और उनकी उच्च शिक्षा पद्धति और उच्च नीति और उच्च सोच से वो अपने मतलब पंचायत का विकास कर पाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मुखिया हैं अभी हाल फिलहाल, वो ठेकेदारी किए हैं, कोई पंचायत में विकास के तौर पे काम उन्होंने नहीं किया है। जल नल में उन्होंने बहुत सारा घोटाला किया है, जिसको मैं ब्लॉक से लेके जिला स्तरीय जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको सूचित किया है, उसमें उनको समन भी भेजा गया है। और लाइट में उन्होंने बहुत ज़्यादा घोटाला किया है। जहां कोरोना काल में पूरा देश संकट में था, उस समय उस व्यक्ति ने मतलब राज्य का कोषांग खाली करने का काम किया है। तो टोटल का टोटल उस व्यक्ति में अगर देखा जाए तो केवल लूट खसोट और ठेकेदारी करने की मंशा है। पीसीसी जहाँ 6 इंच करना है, वहाँ पे वो 2-2 इंच कराए हैं। आज मतलब 2 साल भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ के रोड में आप आराम से चुन सकते हैं, मतलब बालू को अलग कर सकते हैं, गिट्टी को अलग कर सकते हैं। ऐसा उनका मजबूती वाला रोड है। बेशक योजनाएं तो सरकार के द्वारा कई तरह तक लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन योजनाएं अधिकतर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है। ये किसी से छिपी हुई चीज़ नहीं है और अक्सर ये देखने को मिलता है। हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, मुखिया पद मिलती है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? किस तरह से आप लोगों की समस्या को सुनोगे? और जहाँ तक ज़मीनी लेवल की बात करें तो जो आपका पंचायत है, हम जहाँ तक जानते हैं काफ़ी बाढ़ से ग्रसित रहता है, हर साल वहाँ बाढ़ आता है, तो उन लोगों को ज़मीनी लेवल पर गरीबों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? जी, मैं अपने ग्राम पंचायत राज कला मटिनिया के समस्त जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरा जो मकसद है, मैं एक विकलांग हूँ, मैं एक पीड़ा को समझ सकता हूँ कि एक अंग कटने से कितनी पीड़ा होती है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि गरीबी किस हद से आती है, और गरीबी जीवन को मैं पिछले मतलब 10-15 सालों से मैं जी रहा हूँ, और आम लोगों के संग मतलब डाउन टू अर्थ मैं रह के चलना सीखा हूँ। उनकी ज़रूरतों को देखा हूँ, उन्हें क्या क्या कमियाँ हैं उनको मैंने देखा है और उनको सीखा है, और उसमें उनका सहयोग करने का मैंने काम भी किया है। हम अगर मुखिया बनते हैं अपने पंचायत से, तो हमारी प्रथम प्राथमिकता यही होगी कि मैं अपने यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलूँ,
जो दियरा के क्षेत्र में जहाँ स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हैं, यातायात की साधनों की बहुत समस्याएं हैं, वैसे क्षेत्र में मैं एक उपकेंद्र खोलूँ, स्वास्थ्य उपकेंद्र, और वहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था रखूँ। अपने नौजवान युवा साथियों के लिए, नौजवान मतलब बहनों के लिए, उनके लिए एक पुस्तकालय का निर्माण करूं। और हर वार्ड में मेरी एक सोच है कि मैं एक क्लब टाइप का एक हर जगह मैं एक क्लब खोलूं, जहां पे लड़के लड़कियां जो सिलाई सीखना चाहती हैं वहां सिलाई सीख सकें। जो लड़का अगर एक्स्ट्रा कोई गेम खेलना चाहता है, अगर वहां आके सीख सकता है, गेम भी सीख सकता है। वहाँ मैं मतलब ट्रेनर के तौर पे लोगों को रखूंगा जो ट्रेनिंग दे सकेंगे। लेकिन सबसे जो जरूरी आदमी की वहाँ जो जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ तो जरूरत होगी सड़कों की, वहाँ जरूरत होगी लोगों को जो गरीब हैं उन्हें इंदिरा आवास मिले, उन्हें भवन मिले, उन्हें अच्छे जगहों पर फिर हम वहाँ शिफ्ट कर सकें ताकि फिर उनके साथ बाढ़ नहीं हो। वहाँ तो मूल जरूरत इनकी है। जी जी, एकदम आपने बहुत सही सवाल किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा एक मैनिफेस्टो में है, मेरे 14 मांगे हैं। अगर मैं जीतता हूं तो उस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसमें एक मांग ये भी है कि हमारे यहाँ जितने भी विस्थापित लोग हैं, जिनका घर नदी में विलीन हो गया है, वैसे लोगों को मैं सरकारी ज़मीन मुहैया करा के उनको प्रधानमंत्री आवास दिलवा सकूं। जिनके पास खाद राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वैसे लोगों को मैं राशन कार्ड दिलवा सकूं, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास दिलवा सकूं। हमारी प्राथमिकता है जितनी भी सड़कें हैं एक दूसरे गांव से कनेक्ट होने वाली, वो सारे सड़कें पीसीसी करवाऊं। और जितनी भी मतलब वृद्ध माताएं हैं, वृद्ध जन हैं, उनको मैं वृद्धा पेंशन दिलवा सकूं, विधवा बहनों को विधवा पेंशन दिलवा सकूं। बेशक ग्राउंड लेवल पर जहां बाढ़ आते हैं, जहां इस तरह की समस्या है, वहां कई तरह की समस्या हर साल क्रिएट होती हैं और हर साल नई समस्याएं आती हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जिनके मकान, जिनके घर बार, जिनके खेत बाढ़ में चले जाते हैं, पानी में कट जाते हैं, उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। उनके बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई से लेकर एक एक चीज़ की, यहाँ तक कि इलाज के लिए वो लोग दर दर भटकते हैं, दवा के लिए। बाढ़ खत्म होने के बाद भी समस्याएं आती हैं। तो ये जो है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ है कि जो भी वहाँ मुखिया बनते हैं, जो भी मतलब जब बाढ़ इलाके में, उनके लिए काफ़ी चुनौती भरा ये चीज़ होगा। एक सवाल और हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमें ये बताइए कि अब तक वहाँ कौन कौन से ऐसे काम हैं जो जिसको होना चाहिए था, चाहे वो पंचायत स्तर से हो या फिर विधायक स्तर से हो या फिर सांसद स्तर से हो। कुछ ऐसा बताइए जो नहीं हो पाया, जिसे होना वहाँ जरूरी माना जाता है। जैसे वहाँ स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। तो सबसे पहले वहाँ पे एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ जब आता है हमारे यहाँ, तो बाढ़ हटने के बाद जो हमारे यहाँ बीमारी फैलती है उसको बयां करना हमारे लिए बहुत ही कठिन सब है। इसको मैं बयां नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उस दुख को, उस दर्द को झेलना सब किसी के बस की बात नहीं है। उस समय मैं यही एक सहज उपाय सोचता हूँ कि मेरे से एक छोटा सा प्रयास रहता है कि उस दौरान मैं गोरखपुर, पटना, दिल्ली या पटना, गोपालगंज, सिवान के जितने भी मेरे संपर्क के डॉक्टर हैं या डॉक्टर के संपर्क के डॉक्टर हैं जो सोशल वर्क में एक दूसरे का मदद करते हैं, वैसे डॉक्टर का समूह मेरे पास मेरे गांव आते हैं और सभी लोगों को इलाज करते हैं और मुफ्त में दवाएं भी देते हैं। उसमें मेरा मात्र सहयोग रहता है कि उनको मैं बैठने का स्थान देता हूँ और मेरे प्रयास से ही मेरे गांव वाले लोग उसमें लाभान्वित होते हैं। बहुत सारी वैसी समस्याएं हैं जिसमें मुख्य हमारे यहाँ मतलब शिक्षा वाला जो मैंने आपको बोला है, एक मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 3 में एक विद्यालय नदी में विलीन हो गया। उस विद्यालय, उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र के लड़के, वहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र भी था जो कट के चला गया था। जी, पिछले वर्ष आंगनबाड़ी केंद्र नदी में विलीन हो गया। तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, वहाँ के बच्चे कहाँ ट्रीट होंगे। ऐसे हमारे यहाँ 2 ऐसे मुख्य हैं, जैसे आंगनबाड़ी और विद्यालय। वैसे लड़कों को, वैसे लड़कियों को शिक्षा के लिए एक स्थान दे के वहाँ विद्यालय बनवाना और उस क्षेत्र के लड़के वहाँ पढ़ें, उनकी उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। बेशक बिल्कुल इन्होंने सही बात कहा कि वो दर्द, बाढ़
आने से बाढ़ के फिर जाने तक, पानी घटने तक, और फिर जो संक्रमण फैलता है वहाँ तक, वो काफ़ी दुखदायी होता है। और कोई भी इस तरह की चीज़ समाज के कई वर्ग मिलकर ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो बाढ़ से रोकने की कई प्रक्रिया चल रही है वो अभी तक तो नाकाफी साबित हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये मुखिया प्रतिनिधि हैं मुकेश सिंह, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग किस तरह से इन्हों सर आँखों पर बिठाते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। विश्वेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज।